हेलो बच्चों, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या हुआ था कि जो आपका हिस्ट्री की बुक है ना, वो बड़े अच्छे से उन्होंने चीज़ों को बताया है। स्टार्ट करते हैं जैसे फिल्मों में होता है, शुरू में थोड़ा सा सीन दिखा दिया, अब उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्टोरीज को वो क्या करते रहते हैं, आगे और बढ़ाते हैं। तो शुरू में जब आप देखोगे, स्टार्ट करोगे, तो छोटी सी वहाँ पे एक कहानी टाइप की कुछ बताई गई है कि होता क्या है कि एक डेट दिया हुआ है 14 जुलाई 1780 में। ठीक है जी। अच्छा, ये जो फ्रांस है आपका, आपको पता है कि फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में, जिसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। तो यही रहता है 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बहुत सारे क्या होते हैं कि लोग इकट्ठा होते हैं। उसकी मॉर्निंग में लोग क्या होते हैं, वहां पे इकट्ठा होते हैं। जो बात होती है कि जो किंग होता है वहां का, वो कमांड करता है ट्रूप्स को, जो उसके जो ट्रूप्स होते हैं उस टाइम, टू मूव इन द सिटी। सिटी में मूव करने के लिए क्या किया जाता है, उनको कमांड दिया जाता है। और ये किसी तरह का र्यूमर्स हो रहा है कि जो भाई ये ट्रूप्स है ना, वो लोगों को मारने वाले हैं। ठीक है, लोगों को मारने वाले हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, करीब 7,000 से ज्यादा लोग, मैन एंड वुमेन जो है, वो कहाँ गैदर्ड हो जाते हैं? वो आपके पेरिस में वहां पे गैदर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और जो वहाँ पे किंग का जो रहने की जगह थी, पेरिस की बात करें अगर, तो वैसे उनका जो मेन था वो तो वर्सलीज में था, जो सबसे बड़ा महल था। लेकिन यहाँ पे एक बेस्टाइल नाम की जगह है। तो ये जो 7,000 के करीब मैन एंड वुमेन जो है, वो लोग वहाँ इकट्ठा होता है। और इसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो बेस्टाइल की तरफ मूव कर जाते हैं। वहाँ पे रखे हुए जो आपके आर्म्स हैं, उन सबको लूटने के लिए, गोला बारूद बॉम्ब वगैरह जो है, उन सबको लूटने के लिए वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, बेस्टाइल पे अटैक कर देते हैं। बेस्टाइल पे अटैक करते हैं, जिससे होता क्या है कि वहाँ का जो कमांडर होता है वो मार दिया जाता है। वो इस भीड़ में मार दिया जाता है। वहाँ के जो प्रिजनर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, वहाँ से छुड़ा लिया जाता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, लेकिन वहाँ से उनको क्या किया जाता है, छुड़ा लिया जाता है। ठीक है। ये जो बेस्टाइल था आपका, ये जो बेस्टाइल का जो प्रिजन था, वो एक्चुअली वहाँ इससे लोग जो थे वो बहुत ज्यादा इसको क्या करते थे, वहां से, इस जगह से नफरत करते थे। क्योंकि ये एक बताता था डेस्पोटिज्म को, कि भाई किंग का जो तानाशाही है, जो उसका है कि भाई कुछ भी उसके अगेंस्ट जाता था, उस लोगों को वो क्या करता था, वहां पे जेल में डाल दिया जाता था। वहां जाते हैं, वहां पे जो भी चीजें रखी रहती है, लोग क्या करते हैं, उसको लूट लेते हैं। जो स्टोन्स वगैरह होती है उसको लूट लेते हैं। और क्या करते हैं वो लोग, उसको मार्केट में उसको क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है। ठीक है जी। सेल किया जाता है। उस पैसे जो उनको मिलते हैं उससे वो क्या करते हैं, अपने लिए ब्रेड वगैरह खाने की चीजें लेते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर ये सारी चीज हुई क्यों? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ये सारा सिचुएशन आया? आखिर क्यों लोग इतने ज्यादा जो थे वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे? क्या हुआ था कि उनके पास ब्रेड के लिए भी पैसा नहीं था? तो ये सारी कहानी अब यहाँ से शुरू होती है और देखते हैं क्या है। एक और डेट आता है आपका 1774। ठीक है। किंग था आपका लुइस 16 किंग बनता है उस टाइम। मैं 20 साल का होता है। ये बारवन फैमिली का मेंबर होता है। ठीक है। उसी फैमिली की डायनेस्टी चलती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद। इनसे पहले लुइस 15 थे। ये जो पर्सन है, ये मैरी शादी कर रहा है, मैरी एंटोनीन से। ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा है। ये जो थी, ये ऑस्ट्रिया की थी। ये कहाँ की थी आपकी? ऑस्ट्रिया की थी। ये नाम जब आप आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आगे। ठीक है, इसलिए इनसे शादी हुई। जब ये किंग बनते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो ट्रेजर था वहां पे, जो उनका खजाना था, वो बिल्कुल एकदम खाली जैसा था। आखिर क्या रीजन था कि उनका ट्रेजर जो था वो खाली था? तो रीजन इसका सिंपल सा था कि इतने ज्यादा हुआ क्या कि उस टाइम जो ये एम्पायर हुआ करते थे, ये अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वॉर वगैरह करते थे। और फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा इन सब में क्या हुआ था, जो फ्रेंच आपका जो थे, फ्रेंच वगैरह के जो किंग वगैरह होते थे लुइस, वो इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो होता था उनका वॉर का, वो क्या हो गया, इनको लग गए। इसकी वजह से इनका ट्रेजर जो है वो धीरे धीरे खाली होता गया। लुइस 16 के अंदर में 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थे उसको क्या किया गया, इंडिपेंडेंस दिलाया गया उनके एनिमीज से। और इन वॉर की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो डेप्ट था और बढ़ता गया। मोर देन अ बिलियन लिवर्स डेप्ट। देखो कहा जाता है कि उस टाइम पर अप्रोक्स 2 बिलियन लिवरे लिवरे एक करेंसी होती थी उस टाइम, जो चलती थी करेंसी होती थी। तो ये करेंसी, जैसे इंडिया में रुपए होता है, पौंड होता है, डॉलर होता है, तो उस टाइम यूनिट ऑफ करेंसी होती थी।
जो कि इस वॉर के बाद बढ़ के कितना हो गया था, 10 बिलियन लिवरे हो गया था। ठीक है, जो उस टाइम आपके लैंडर्स हुआ करते थे, यानी जो उधारी देते थे फ्रांस को, जो फ्रेंच का ये किंगडम था, वहां पे जो उधारी देते थे, उन्होंने क्या किया, अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ठीक है, उन लैंडर्स ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 10% तक कहा जाता है कि इंटरेस्ट जो था वो बढ़ा दिया गया। तो एक जो उनके पास टैक्सेस वगैरह आते थे, वो बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता था, वो आपका टैक्स देने में ही इनको लग जाता था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बाकी खर्चे जो हैं, जैसे कि आर्मी का हो गया, ऊपर से किंग का जो अपना पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सरी, जो बड़ा ठाट बाट जो किंग की थी, वो भी वो कम नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटीज का जो वर्क करते थे वहां पे उन लोगों की सैलरी वगैरह, तो इन सब के लिए उसके पास पैसे जो थे वो क्या हो गया, रहते नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा उसको कहाँ देना पड़ जाता था, वो टैक्स के फॉर्म में देना पड़ जाता था। तो इस वजह से उसने क्या किया कि 3 स्टेट फॉर्म किए। देखो बड़े ध्यान से उसने 3 स्टेट फॉर्म किए। तो उसका नाम दिया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था उसमें क्लर्जी वगैरह, यानी कि वो लोग जो चर्च से रिलेटेड होते थे वो रहते थे। करीब उस टाइम कहा जाता है कि 1 लाख के अप्रॉक्स पॉपुलेशन थी, और 10% लैंड जो था वो इनके पास ही था। सेकंड में आते थे नॉबिलिटी। नॉबिलिटी क्या थे आपके, वो लोग थे जो या तो राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, या राजा ने क्या किया था, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए। ठीक है, 4 लाख के करीब कहा जाता है उस टाइम पे, और 25% लैंड जो था वो इनके अंदर था। और थर्ड स्टेट जो था उनके पास लैंड बहुत कम था, और अप्रॉक्स टोटल जो पॉपुलेशन था उस टाइम फ्रांस का, उसका 90 to 95%, 90 to 95% पॉपुलेशन जो था वो यही था, जिसमें फार्मर्स, आर्टिशियन, ट्रेडर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, आपके छोटे छोटे जो किसान होते थे वो, सर्वेंट्स वगैरह होते थे वो सब इसमें आपके आते हैं। ठीक है, तो ये होते थे थर्ड स्टेट में आपके। ठीक है जी, अब सुनना क्या हुआ कि ये तो हो गई बात थर्ड स्टेट की। अब क्या किया कि जब उन्होंने देखा, ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो टैक्सेस वगैरह, मतलब इन पे टैक्स वगैरह क्या किया, बढ़ा दिया गया। जो फार्मर्स थे उनके पास उतना जल्दी चीजें नहीं थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो क्लर्जी वगैरह थे, इनके पास जो लैंड होता था ना, ये जमीनें होती थी, वो क्या किया जाता था, वो जो फार्मर्स होते थे, छोटे छोटे फार्मर्स होते थे नॉर्मली थर्ड स्टेट के, उनको क्या किया जाता था, उनको दिया जाता था। ठीक है, और उसके बदले में इवन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था उस पे ये लोग क्या करते थे, क्लर्जी वाले 10% तक का क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे, जिसको तीस कहा जाता था, जिसको तीस कहा जाता था। तो इस तरह के वो टैक्सेस क्या करते थे, क्लर्जी जो थे ये आपके फर्स्ट स्टेट के लोग, वो उस पे उनसे लेते थे। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था, सोचो उसका 10% तो पहले उनका टैक्स ही चला गया। उसके बाद जब आप दूसरे की जमीन पे कुछ काम कर रहे हो तो वो हिस्सा तो वो अपना लेगा ही लेगा। इसी तरह के सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड और थर्ड में देखो क्या भाई, अब देखो क्या हुआ कि जो टैक्स बनाया गया, ये सब बनाया क्यों गया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो लिया जाए। क्योंकि टैक्स आएगा तभी तो क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा, तो वो और भी ज्यादा चीजों को क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, और भी ज्यादा स्कीमें चलाएगी। लेकिन उसमें गलती क्या थी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, ये जो दोनों थे ना, इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। इनको बाय बर्थ कहा जाता है, बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जिसमें इनको किसी भी तरह का टैक्स जो था वो नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा टैक्स किसके जिम्मे आता था जी, थर्ड स्टेट के जिम्मे। सारा का सारा टैक्स किसके जिम्मे आता था, थर्ड स्टेट के जिम्मे। तो एक तो ये चीज हो गया, एक टैरिफ भी आता है, वो भी एक टैक्स होता था, जिसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते थे। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी इनसे लिए जाते थे। इवन जो बेसिक कमोडिटीज हैं, जैसे सॉल्ट था उस टाइम लोगों का, तो उसके बाद टोबैको को अब बेसिक कमोडिटीज नहीं कह सकते, पर वहाँ के लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, इन सब पे आपका क्या हो गया, वो भी एक टैक्स लेने लगे। यानी बेसिक कमोडिटीज पे, जैसे अगर आप बात करोगे, इंडिया में भी सॉल्ट लॉ जब ब्रेक किया था, नमक आपका सॉल्ट मार्च हुआ था ना गांधी जी ने, तो वो क्या हुआ था कि भाई सॉल्ट तो बेसिक चीजें हैं, आप उस पर कैसे टैक्स लगते हो, वो चीज जो डेली आप यूज करते हो, जिसके बिना नहीं रह सकते, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। आज भी अगर आप देखोगे तो राइस पे हो गए, पल्सेस पे हो गए, ठीक है जी, सॉल्ट पे हो गए, इन सब पे टैक्स नहीं लगता है। हाँ, जो प्रीसियस चीजें अगर स्पाइसेस वगैरह पे लगते हैं वो। अब देखो क्या हुआ कि ये कुछ चीजें आई।
नेक्स्ट आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव। हुआ क्या कि 1715 में जहां पे पॉपुलेशन फ्रांस की 23 मिलियन थी, वहीं पे 1789 तक बढ़ते बढ़ते 28 मिलियन हो गया। अब लोग बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ेंगे, खाने पीने की चीजें चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जो किंग का टैक्स सिस्टम था उसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। इवन जो आपके इंडस्ट्री वगैरह छोटी मोटी जो उस टाइम चलती थी उनकी भी हालत क्या हो गई, धीरे धीरे खराब होने लगी। जो डेली बेस आपके लेबर थे, मजदूर थे, उनकी तो सबसे ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि भाई महंगाई तो बढ़ रहा था लेकिन उनके वेजेस जो थे वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे थे। जिसका रीजन क्या हुआ कि फूड ग्रेन का तो बढ़ा, वेजेस नहीं बढ़े, और एक सिचुएशन आ गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको बेसिक चीजें, खाने पीने की चीजों के भी लाले पड़ जाए, ठीक है ना जी। जहाँ पे बेसिक चीजें जो लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए जरूरी है, वो भी ना मिले, तो वैसा सिचुएशन क्या कहलाता है आपका, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है। अब बात आते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। तो एक आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, हुआ क्या कि जब ये टैक्सेस वैक्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जब टैक्स वगैरह आप बढ़ाओगे तो किसी ना किसी तरह का जो अपोज है, रिवॉल्ट है, वो शुरू हो जाएगा। तो हुआ भी, जो फार्मर्स वगैरह थे, डेली वेज वर्कर्स थे, वो बहुत पहले से ही क्या किया, इन्होंने शुरू कर दिया था क्या कि भाई ये जो चीजें आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, सिर्फ अब से इतना ज्यादा टैक्स लिए जा रहे हो, उस सब के अगेंस्ट में यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुए। लेकिन ये लोग जो थे उनके पास उतने ज्यादा, आप ये समझ लो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, चीजों की कमी थी, प्रोग्राम सही नहीं था, जिसकी वजह से जो आपके ये आप कह लो कि मूवमेंट्स वगैरह होते थे, रिवॉल्ट्स वगैरह होते थे, उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था जिसका जो होना चाहिए था। और इसका ये फायदा हुआ कि रिवॉल्ट चल रहे थे लेकिन उसका कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था। उसी ड्यूरेशन में 18th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आते हैं, जिसमें से एक होता है आपका मिडिल क्लास। ठीक है जी, मिडिल क्लास एक आता है जिसमें नॉर्मली आपके क्या होते थे, आपके जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, जिनका वेल्थ मेनली होता था उस टाइम, ज्यादातर जो चलते थे आपके वो होते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गए, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सब होते हैं 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये लोग आगे आए, उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सब भी क्या हो गए, धीरे धीरे आगे आए। जो पढ़े लिखे, कहने का सिंपल मतलब है जो एक पढ़ा लिखा तबका जो है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आगे आए, क्योंकि उनके आने की वजह से क्या हुआ कि चीजें जो है वो अब एक पर्टिकुलर प्लान वे में होने लगा। ठीक है, इसी में कुछ आपके फिलोसफर्स का नाम आता है, एक नाम आता है जॉन लोके का, एक नाम आता है रोसो का। ठीक है, जॉन लोको ने अपनी एक बुक में लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, एक ये पूछा जाता है, एक ये डेट काफी पूछा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें से पूछ लेगा थर्ड स्टेट में कौन था। तो इस तरह से ये सब कई सारी चीजें, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, ये सब पूछा जाता है। ये सब सब्सिस्टेंस क्राइसिस 1 नंबर में पूछा भी जाता है। उसके बाद ये जो टैक्सेस बताए, तेल, टैलीज, ये सब भी पूछा जाता है आपके एमसीक्यू। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी, जॉन लोके ने। आपको बिल्कुल एकदम ध्यान हो जाना चाहिए, किसने लिखी थी, जॉन लोके ने। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया था, जो मोनार्की सिस्टम था, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। एक और नाम आता है, ये रूसो है, जॉन लोके एंड रूसो। मॉन्टेस्क्यू का क्या था, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने बात की थी डिवीजन ऑफ पावर की। देखो एमसीक्यू में कैसे आपसे पूछा जाएगा, द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर फर्स्ट रिटेन इन व्हिच बुक। तो ये भी पूछ सकता है, या द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, सीधा बुक ना लेके ये भी पूछ सकता है कि किसने लिखी थी, तो ये नाम आपको बताना होगा वहाँ पे। या ये भी पूछ सकता है कि ये चीजें किस बुक में लिखी हुई। तो इस तरह से ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे हो गया था लेजिस्लेचर से। ठीक है जी, लेजिस्लेचर हो गया, आपके जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। इस तरह से वो क्या चाहते थे कि ये मोनार्की सिस्टम ना हो। ठीक है, पावर क्या हो, इस तरह से बटे चीजें, या फिर अगर मोनार्की हो भी तो पावर जो है किसी एक पर्सन के पास में ना रहे। ठीक है, पावर अगर एक पर्सन के पास में ना रहे, इस तरह से पावर को क्या किया, डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जो चीजें हैं वहां पे वो और भी सही तरीके से हो पाए। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई थी कि डिवीजन ऑफ पावर की। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, जुडिशरी का मतलब हो गया जैसे आपके कोर्ट्स वगैरह हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव जैसे आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं।
ठीक है, ताकि पावर जो है वो एक हैंड में ना रहे, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहे, तो चीजें जो होंगी वो और इजी वे में हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगी। तो ये चीजें उन्होंने बताई। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, यहाँ पे हमने बात की थी कि जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसने क्या किया था, सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर पे वर्क किया था और वहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कहो कि उस टाइम इस तरह की चीजें जहाँ जहाँ पे भी खासकर आपका मोनार्की थी, वहाँ पे ये डिवीजन ऑफ पावर वाली बात जो है वो बहुत ज्यादा राइज होके आई, क्योंकि अमेरिका ने बहुत अच्छे तरीके से इसको करके दिखाया था। ये सब चल ही रहा था कि इतने में एक और न्यूज आती है। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गया इसमें कि ये जो इनकी फिलॉसफी होती थी, ये जो इनकी बातें थी, ठीक है, अगेंस्ट जो किंग था उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जो था, उस मोनार्की के अगेंस्ट जो था, वो बहुत ज्यादा उस टाइम क्या हो गया, लाइमलाइट में आ गया। जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, बुक्स वगैरह होती थी, उनमें भी धीरे धीरे वो बातें आने लगी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको बताया जाता था, ठीक है, जहाँ पे पीपल गैदरिंग होती थी वहाँ पे इन बातों को डिस्कस किया जाता था, वहाँ पे इन चीजों के बारे में बताया जाता था। तो ये सारी चीजें वहां होने लगी। इसी बीच एक न्यूज आती है कि किंग जो है वो क्या करने वाला है, टैक्स बढ़ाने वाला है, ठीक है ना जी। किंग जो है वो टैक्स बढ़ाने वाला है, और जब ये चीज पब्लिक में आती है तो पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, गुस्सा, उनमें एक एंगर क्रिएट हो जाता है। और ये जो होता है आखिर उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या सब होता है, ये इसके हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज जो आपने देखा है, कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वीडियो को 2 बार देखें, ताकि चीजें आपको और अच्छे से पता चले। जब एक बार ये देख लें, आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ें, आपको A to Z सब समझ में आएगा। जो हिस्ट्री आपको टफ लगती है वो आपको इजी लगने लग जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना तो एक बार पड़ेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।